दोस्तों हम इकाई दो ऐसे तो मैंने पीडीएफ सारी भेज रखी हैं, पर इसका एक वीडियो भेज रहा हूँ मैं। किन्स के सिद्धांत का उपभोग और निवेश फलन और सरल गुण पढ़ने से पहले किन्स के का रोजगार सिद्धांत के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त कराएं। किन्स का रोजगार सिद्धांत बेरोजगारी के विषय में अपने विचार प्रतिपादन करने वाले सर्वप्रथम जो शास्त्री थे प्रोफेसर किन्स थे। बेरोजगारी के संबंध में सबसे पहले जो सिद्धांत जो विचार व्यक्त किए थे प्रोफेसर किन्स थे। प्रोफेसर किन्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी 1936 में आई, रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा के सामान्य सिद्धांत। रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा के सामान्य सिद्धांत, द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, मनी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें उन्होंने रोजगार, किन्स का जो रोजगार सिद्धांत कहलाता है उसके अंदर बेरोजगारी शब्द को सबसे पहले उन्होंने देखा था। किन्स का मत है कि राष्ट्रीय उत्पादन जितना अधिक होगा, रोजगार की मात्रा उतनी अधिक होगी। किन्स ने कुल उपभोग, कुल मांग को प्रभावपूर्ण मांग माना है साहब। प्रोफेसर किन्स का जो प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित है, जो रोजगार सिद्धांत उस पर प्रभावपूर्ण मांग पर आधारित है, वो रोजगार की मात्रा कुल मांग पर निर्भर करता है। बेरोजगारी कमी का कारण भी वो उत्पादन को मानता है। अगर उत्पादन कम होगा इसलिए बेरोजगारी होगी, इसलिए उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होगी, वो जिस बिंदु पर कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होगी वो प्रभावपूर्ण मांग कहलाएगी, जो आगे अभी मैं एक डायग्राम में दिखाऊंगा। प्रभावपूर्ण मांग जो होगी वो राष्ट्रीय आय अर्थात राष्ट्रीय मांग उत्पादन के मूल्य के बराबर होगी। अब देखिए, प्रभावपूर्ण मांग राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय अर्थात वह व्यय जो उपभोग की वस्तुओं और विनियोग की वस्तुओं पर किया जाता है वो कहलाएगा। प्रभावपूर्ण मांग के दो निर्धारक तत्व होते हैं, कुल मांग और कुल पूर्ति। कुल मांग और कुल पूर्ति। कुल मांग कीमत एक अर्थव्यवस्था के समस्त उत्पादक श्रमिकों की एक निश्चित संख्या द्वारा पैदा किए गए उत्पादन को बेचकर जितना कुल विक्रय मूल्य प्राप्त करने की आशा करते हैं उसे कुल मांग कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था के समस्त उत्पादक श्रमिकों की एक निश्चित संख्या द्वारा पैदा किए गए उत्पादन को बेचकर जितना विक्रय मूल्य प्राप्त कर सकते हैं उसे कुल मांग कीमत कहेंगे। रोजगार सिद्धांत के साथ साथ कुल मांग कीमत में भी वृद्धि होती है। कुल मांग वक्र एक वो वक्र होता है जो कुल रोजगार और कुल मांग कीमत के संबंध को स्पष्ट करती है। इसको अपन एडी कहते हैं, जैसे डायग्राम दिखाया हुआ है, एडी वक्र दिखाता है। ये C+I को जोड़ता है। C+I उपभोग, कंजप्शन और निवेश को जोड़ते हैं, जो हमारे अलग अलग चैप्टर है उसके बाद पढ़ेंगे। उसके अंदर का जोड़ होता है जो कुल मांग कहलाती है। उसी प्रकार कुल पूर्ति फलन का प्रयोग भी दो अर्थों में किया जाता है। कुल पूर्ति फलन, कुल पूर्ति कीमत या कुल पूर्ति अनुसूची के रूप में किया जाता है। कुल पूर्ति कीमत से अभिप्राय उस न्यूनतम राशि से है जो रोजगार के एक निश्चित स्तर पर उत्पादन करने पर सभी उत्पादकों को व्यय करनी पड़ती है, वह उसकी क्या कहलाएगी है, कुल पूर्ति कीमत कहलाएगी। कुल पूर्ति फलन भी कह सकते हैं मुद्रा की उन राशियों की सूची जो रोजगार के भिन्न भिन्न स्तरों पर उत्पादित उत्पादकों को बेचकर सभी उद्यमियों को अवश्य प्राप्त होती हैं, वो क्या कुल पूर्ति फलन कहलाएगी। देखो ऊपरी चित्र में कुल मांग और पूर्ति दिखा गया है। AS ये कुल पूर्ति फलन है, AD कुल मांग फलन है। AS फलन को हमने हमारा जो मूल बिंदु है O लिखा नहीं है, ON जो दिखा रहा है रोजगार का स्तर दिखा रहा है, और वो Y अक्ष पर आय की लागत दिखा रही है, आगामी लागत आय दिखा रही है। जो मूल बिंदु से जो 45 डिग्री पर से कोण से गुजरती है वो आगे जाके सीधी मुड़ जाती है, वो AS पूर्ति वक्र कहलाता है। और जो सीधा चलता है AD वक्र वो कहलाएगा हमारा मांग वक्र कहलाएगा, जो C+I का योग होता है। C+I का योग होता है, ये पूर्ण रोजगार का भी दिखाता है। ठीक है सर। जिस बिंदु पर ये कुल मांग वक्र कुल पूर्ति वक्र बराबर होंगे वो क्या प्रभावपूर्ण मांग कहलाएगी, अर्थात ये बिंदु क्या प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। अब देखिए, जिस बिंदु पर कुल मांग AD और कुल पूर्ति AS एक दूसरे के बराबर होती है वो क्या कहलाएगी, प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहलाएगा, जो हमारा ये बिंदु दिखा रहा है। ये बिंदु पर AS बराबर AD हो जाता है। यहाँ पर ON रोजगार के स्तर, E स्तर पर E प्रभावपूर्ण मांग का संतुलन बिंदु कहलाता है। किन्स का कहना है कि प्रभावपूर्ण मांग का सदैव पूर्ण रोजगार दिशा में व्यक्त नहीं करता है। कभी भी किसी देश में कभी भी पूर्ण रोजगार नहीं होता है, कुछ न कुछ कमी होती है। लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तो एक प्रकार की वो एक छुपी बेरोजगारी का रूप होता है। बेरोजगारी के अलग अलग रूप होते हैं, उसमें एक प्रकार की बेरोजगारी होती है, कोई टेक्निकल बेरोजगारी होती है, तो ज़रूर होती है, तो इसलिए कभी भी व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अब जो ये किन्स का जो है भोग सिद्धांत, जो इसके ये उपभोग प्रति विनिमय इत्यादि से करते हैं, तो इन शब्दों का अर्थ भी अपन पढ़ेंगे। फिर इसके किन्स के
रोजगार सिद्धांत का सार पढ़ेंगे। उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग और कुल आय और कुल उपभोग के संबंध को व्यक्त करती है। कुल उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? कुल आय और कुल उपभोग के संबंध को व्यक्त करती है। किन्स का जो उपभोग विश्लेषण है एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, जो हम आगे पढ़ेंगे डीपली। किन्स के शब्दों में साधारणतः लोग आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ाते हैं, परंतु जो आय जितनी बढ़ती है उसकी तुलना में उपभोग नहीं बढ़ता है, अर्थात उपभोग की ये वृद्धि आय की वृद्धि के अनुपात में कम होती है, इसलिए ये थोड़ा गैप हो जाता है। विनियोग किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय निवेश से होता है, वास्तविक विनियोग से होता है। जो अतिरिक्त लोगों को रोजगार प्राप्त करे, नया उत्पादन हो, उसको कहेंगे। विनियोग को प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, उत्पादकता की सीमांत उपयोगिता और ब्याज की दर। उत्पादकता की सीमांत उपयोगिता और ब्याज की दर। पूंजी की सीमांत उत्पादकता से अभिप्राय नई पूंजी संपत्तियों द्वारा लागतों को निकालकर प्राप्त होने वाले अधिकतम भावी आय से होता है। पूंजी की सीमांत उत्पादकता दो तत्वों पर निर्भर करती है। पूंजी संपत्ति की पूर्ति क्या है और पूंजी संपत्ति की भावी आय क्या हो सकती है। और ब्याज की दर, इसको अपन सार में पूरा डीपली पढ़ लेंगे। ब्याज की दर एक निश्चित समय अवधि में उसकी तरलता परित्यागता का पुरस्कार होता है, उसको ब्याज की दर कहते हैं। पूंजी की सीमांत उत्पादकता तथा ब्याज की दर द्वारा विनियोग का निर्धारण किया जाता है। प्रोफेसर किन्स ने एक बार कहा भी था, जिस प्रकार घोड़ों को पानी पिलाने के लिए आप एक नदी किनारे तक ले जा सकते हैं, उससे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते, उसी प्रकार उद्योगों को कम ब्याज दर पर अधिक निवेश के आकर्षित कर सकते हैं, बाकी इसको विवश नहीं कर सकते। जैसे अभी वर्तमान परिस्थितियाँ कोविड के बाद हुई है, वो इसी प्रकार की परिस्थितियाँ हैं। लोगों को एक प्रकार डर और भय घुस गया है, तो निवेश नहीं करते हैं। तो अपन सरकार अलग अलग तरीके अपनाकर ब्याज दर कम करती है, मोटिवेशन करती है, वगैरह करती है, फिर भी लोग डरते हैं। किन्स के रोजगार सिद्धांत में गुणक का विशेष महत्व है। किन्स का जो ये विश्वास था कि विनियोग में वृद्धि के फलस्वरूप आय में कई गुना वृद्धि होती है, वो अपन उसके अंदर पढ़ेंगे, उसके निवेश सरल गुणक में पढ़ेंगे। अब आप देखिए किन्स के रोजगार सिद्धांत का जो सार है वो देखिए। किन्स के जो रोजगार सिद्धांत का सार वो अधिक समझ में आ जाएगा, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है उसको रोजगार आय उत्पादन का सिद्धांत भी कहते हैं। ये प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। किस पर करता है? प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग शब्द वो कुल पूर्ति क्रिया और कुल मांग क्रिया पर निर्भर करती है। कुल पूर्ति क्रिया और मांग क्रिया पर निर्भर करती है। और पूर्ति क्रिया मांग क्रिया दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पूर्ति क्रिया अल्पकाल में स्थिर हो जाती है। कैसे हो जाती है? अल्पकाल में स्थिर हो जाती है। अब रही मांग क्रिया। अब मांग क्रिया तीन चीज़ों पर निर्भर करती है, उपभोग पर, विनियोग पर और सरकार पर। सरकार यहाँ दिखा नहीं रहे, बाकी सरकार पर भी करती है। उपभोग जो होता है, उपभोग दो चीज़ों पर निर्भर करता है, आय की मात्रा पर और उपभोग की प्रवृत्ति पर। आय की मात्रा मतलब उपभोक्ता की आमदनी क्या है। उपभोक्ता की आमदनी अल्पकाल में स्थिर होती है, इसको भी अपन स्थिर मान लेते हैं। उपभोग की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, औसत प्रवृत्ति होती है, सीमांत प्रवृत्ति होती है। उपभोग की औसत उपभोग प्रवृत्ति को C/Y कहेंगे और सीमांत प्रवृत्ति को MPC बराबर डेल्टा C/Δy कहेंगे, जो अपन आगे पढ़ेंगे, जो गुणक का एक बेस तैयार करता है। अब रहा हमारा उपभोग। अब आया निवेश। जो निवेश जो होगा मतलब विनियोग होता है हमारा। विनियोग दो या निवेश होगा वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, ब्याज की दर पर और पूंजी की सीमांत उपयोगिता, या इसको MPC कहते हैं। पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता या सीमांत उत्पादकता भी कह सकते हैं। और पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो कार्य MPC होता है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है, उसकी भावी आय क्या होगी, पूंजी जो उसके लाभ की प्रत्याशा क्या होगी, और दूसरा आता है उसकी पूंजीगत संपत्ति की पूर्ति कीमत क्या होगी, पुनर्स्थापन की लागत क्या होगी। ये चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं। अब आता है तीसरा हमारा जो आता है ब्याज की दर, जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वही हम आगे जाके पढ़ेंगे। और ये किस का होता है? ब्याज की दर भी तीन चीज़ों पर निर्भर करती है, नहीं दो चीज़ों पर, सॉरी, एक तरलता पसंदगी और मुद्रा की मात्रा पर। तरलता पसंदगी मतलब ब्याज जिसको अपन R मान, जो ब्याज की दर पर निर्भर करती है। तरलता पसंदगी लोग कितना पैसा अपने पास नगद रूप में रखना चाहते हैं, उसकी पसंदगी क्या है। वो उसकी पसंदगी के तीन चीज़ों पर होती है। जो मुद्रा की मात्रा होती है, M1 और M2 और M3 आगे पढ़ेंगे इसको, मुद्रा की मात्रा पर। तरलता पसंदगी वो RBI जो उसकी जो बैंक वगैरह होती है उस पर होता है, वो उपभोक्ता की बेस होती है। तो मुद्रा की मांग मात्रा हमारा महत्वपूर्ण मांग रह जाती है, जो M1 बराबर M1 प्लस M2 होती है। M1 जो मुद्रा की जो सतर्कता मांग होती है, मांग तीन प्रकार की होती है। सौदा मांग M1 को प्रभावित करती है, सतर्कता मांग भी M1 को प्रभावित करती है, जो सट्टा मांग होती है वो M2 को प्रभावित करती है, जो दोनों मिलकर M1 में जाती है। तो मुद्रा की मात्रा M बराबर
M1 प्लस M2 होगी। M1 सौदा मांग और सतर्कता मांग होती है और M2 सट्टा मांग होती है। ये दोनों ही क्या होती है, ब्याज की दर को निर्धारित करती है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।